Hello everyone, thanks for joining me for today's lecture of external quality assessment. So, external quality assessment is an important component of the quality management system model that was developed by CLSI. So, इसके डेफिनेशन क्या है? एक्सटर्नल क्वालिटी सिस्टम, अ सिस्टम फॉर चेकिंग द लेबॉर्ट्रीज परफॉर्मेंस यूजिंग एन एक्सटर्नल एजेंसी और फैसिलिटी. सो इसमें होता ये है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हमारे यहाँ काम कर रही होती हैं नेशनल लेवल पे, सो उनके चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है, आइदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और नॉट. सो बेनिफिट्स क्या है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट के? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट. सो जब एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट का जो किया जाएगा तो उससे ऑब्वियसली कुछ डेफिशिएंसीज भी सामने आएंगी कि लेबॉर्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस में अगर कोई कमी है वो जब सामने आइडेंटिफाई होगी तो ऑब्वियसली फिर लेबॉर्ट्री चाहेगी कि उसको इम्प्रूव करना. सो इट अलाउज़ द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स. सो इसमें क्योंकि जो एजेंसीज होती हैं वो अननोन सैंपल भेजती हैं और फिर लेबॉर्ट्रीज़ उसको चेक करके रिजल्ट जब भेजती हैं तो वो कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है. देन इट इज़ अर्ली वार्निंग फॉर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स. जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं अगर, सो उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. इट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ टेस्टिंग क्वालिटी. इट इंडिकेट्स द एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट एंड इट आइडेंटिफाइज द ट्रेनिंग नीड. सो कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट है जो कि प्रोवाइड करती है. सो इसके मेथड्स 3 तरह के हैं. वन इज़ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, अदर इज़ रीचेकिंग और रीटेस्टिंग और ऑन साइट एवेलुएशन. वन बाय वन इसको देखते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग स्कीम्स आर इंटर लेबॉर्टरी कंपैरिजंस that are organized regularly to assess the performance of analytical laboratories and the competence of analytical personnel. So ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग है इसमें इसका जो प्रोसीजर है ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट लेबॉर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं तो उनका जो है कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है इसमें, और ये रेगुलरली किए जाते हैं ताकि जो लेबॉर्टरीज वर्क कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाए. सो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स सेंड द अननोन सैंपल फॉर टेस्टिंग. जो एजेंसीज होती हैं अननोन सैंपल भेजती हैं. द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द लेबॉर्टरीज आर एनालाइज. जो भी लेबॉर्टरीज वो उसको टेस्ट करती हैं उस अननोन सैंपल को, फिर वो अपना जो रिज़ल्ट होता है वो दोबारा से वापस उसी कंपनी को भेजती हैं. वो फिर एनालिसिस करते हैं कि अच्छा जो हमने भेजा था उससे कितना डिफरेंस है इसका. सो देन ये कंपेयर विद द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टेड टू द लेबॉर्टरीज. अब ये एक फ़्लो चार्ट है जिसमें ये कास्ट प्रोवाइडर हैं. अब यहाँ पे जो आपका जो पर्पल एरो है वो शो कर रहा है अननोन सैंपल को. जो कास्ट प्रोवाइडर्स हैं ये पर जो अननोन सैंपल है वो डिफरेंट लेबॉर्टरीज़ में भेजेंगे. यहाँ पे 4 लेबॉर्टरीज़ दिखाई गई हैं. ये 4 लेबॉर्टरीज़ को ये सैंपल भेजा जाएगा. फिर जो वो लेबॉर्टरीज जो हैं वो इसको एनालाइज करेंगी विद द सेम मेथड, सेम इंस्ट्रूमेंट एंड सेम पर्सन. जो कि डेली जो पर्सन जो है वो मेथड कर रहा होगा या उस टेस्ट को जिस मशीन पे रन कर रहा होगा वही मशीन, वही पर्सन, वही मेथड सेम उसी तरीके से जिस तरह नॉर्मल जो उस लैब में जो सैंपल आ रहा था उसको ट्रीट किया जाता है, इसी तरह जो कास का सैंपल आएगा सेम उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा. फिर जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो दोबारा से इकास प्रोवाइडर को भेजे जाएंगे. जो कि रेड में शो हो रहे हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो चारों लेबॉर्टरीज जो हैं वो अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो दोबारा से इकास प्रोवाइडर को भेजेंगी. फिर ये प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, जो उन सबको सबके रिज़ल्ट्स को एनालाइज करेंगी और फिर एक रिपोर्ट भेजेंगी जो कि लेबॉर्टरीज़ को वापस भेजी जाएगी, जो कि ग्रीन में शो हो रहा है. ये वंस इन अ मंथ किया जाता है. यहाँ पे वंस अगेन फ़्लो चार्ट है जिसमें पीटी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोवाइडर्स हैं ये लेबॉर्टरी को सैंपल भेजेगी, लेबॉर्टरी इसको एनालाइज करेगी और जो रिज़ल्ट आएगा
वो जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको इवैल्यूएट करेगी और जो पीटी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो दोबारा से लेबॉर्ट्री को भेजेगी। लेबॉर्ट्री जब उस रिपोर्ट को रिसीव करेगी, फिर जो डेफिशिएंसीज हैं उनको देखने के बाद जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो अप्लाई करेगी। अच्छा, लेबॉर्ट्री के रूल्स क्या हैं? पीटी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के रूल्स क्या हैं, जो कि आईएसओ का जो 15189 है उसने जो आइडेंटिफाई किए हैं, डेवलप किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी लेबॉर्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगी। जो लेबॉर्ट्रीज़ भी, जैसे कि यहाँ पे 4 लेबॉर्ट्रीज़ इन्वॉल्व थी, वो लेबॉर्ट्रीज़ आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगी। और उसके अलावा और क्या है कि जो पीटी का सैंपल है और पेशेंट का सैंपल है, दोनों को सेम मेथड से सेम पर्सन ही करेगा। आपने कोई न्यू बंदा नहीं लेके आना, या कोई ऐसा जो डेली काम करता है वही करेगा। जो अब फाइनल पीटी की रिपोर्ट अगर लेबॉर्ट्री जब रिसीव करेगी तो जो भी डेफिशिएंसीज वो बताएगी उसको आपने इम्प्रूव भी करना होगा। अब पीटी की लिमिटेशंस क्या हैं? पीटी रिजल्ट्स आर अफेक्टेड बाय वेरिएबल्स नॉट रिलेटेड टू पेशेंट सैंपल, क्योंकि लेबॉर्ट्रीज़ का ऑब्वियसली इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में, सो वो भी अफेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स को। पीटी विल नॉट डिटेक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द लेबॉर्ट्री, क्योंकि इसमें सिर्फ जो एनालिटिकल स्टेज इन्वॉल्व है, जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व है और जो पर्सन काम कर रहा है वही इन्वॉल्व है, तो जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे। वो प्री एग्जामिनेशन या पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ये थी लिमिटेशंस। अब यहाँ पे एक पीटी रिपोर्ट है जो कि आपके सामने है। ये एक जो है ये रिज़ल्ट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से, और ये रेफरेंस वैल्यूज़ थी जो कि जो प्रोवाइडर था उसने ये रेफरेंस वैल्यूज़ दी थी। और फिर ये रिज़ल्ट है जिसमें ये नॉर्मलाइज एरर और जी स्कोर जो है ये बताता है कि क्या रिज़ल्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं। अगर तो नॉर्मलाइज एरर लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, और अगर 1 से ज़्यादा हैं तो वो रिज़ल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे। सो यहाँ पे 1 से कम है तो इसका मतलब है इनकी ये सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स हैं। इसी तरह जी स्कोर की बात करें कि तो लेस देन 2 है तो सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट होता है। अगर मोर देन 3 या मोर देन 2 और 2 और 3 के बिटवीन है तब भी क्वेश्चनेबल है। सो ये भी लेस देन 2 है, सो ये भी एक अदर सेटिस्फैक्ट्री है रिज़ल्ट। सो ये थी पीटी की रिपोर्ट। देन आ जाते हैं नंबर 2 जो है वो रीचेकिंग और रीटेस्टिंग। इसमें होता है कि जो लेबॉर्ट्री है उसके कुछ सैंपल्स को रेंडमली पिक किया जाता है, और जो दूसरी लेबॉर्ट्री है वो अपनी लैब में जाकर चेक करती है, और इसमें फिर कंपैरिजन किया जाता है कि दोनों की मैच कर रही हैं, रीचेकिंग जो रिज़ल्ट्स हैं मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्वालिटी सही है। Samples that have been read are rechecked by a reference laboratory. Samples must be collected randomly. If matched, rechecking quality is good. So ये लेबॉर्ट्री है जिसमें इन स्लाइड्स हैं जैसे इनको रीड किया गया, फिर रीचेकिंग के लिए दूसरी रेफरेंस लेबॉर्ट्री में भेजा गया। अगर तो रिज़ल्ट सेम है इसका मतलब है क्वालिटी इन दोनों की और इसकी गुड है। देन है ऑन साइट एवेलुएशन। इसमें होता ये है कि जो एक्सटर्नल ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री का विज़िट करते हैं और उस पे ख़ुद से आकर चेक करते हैं लेबॉर्ट्री का जो भी परफॉर्मेंस है। और ये क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड चेक द टेस्ट ऑन स्पॉट इन द लेबॉर्ट्री टू प्रोवाइड असिस्टेंस विद प्रॉब्लम एरियाज़, कि जहाँ पे डिफिशेंसीज हैं वो फिर आके बताते हैं कि ये आपके लैब में इश्यूज़ हैं। सो EQA की पार्टिसिपेशन जो है क्यों ज़रूरी है? जो भी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो ISO को एक्रेडिटेशन चाहती हैं उन्हें EQA में पार्टिसिपेशन ज़रूर करनी पड़ेगी ताकि एक्रेडिटेशन मिल सके।
आईएसओ क्या है? आईएसओ एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये क्या एक डेवलपर है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाता है, जो कि एप्लीकेबल है मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज। सो जो ये स्टैंडर्ड बनाएगा वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लेबॉर्ट्रीज वगैरह उन पे एप्लीकेबल होती हैं। सो जो लेबॉर्ट्रीज एक्रेडिटेशन हासिल करना चाहती हैं उनकी EQA एसेंशियल है। फॉर लेबॉर्ट्रीज दैट आर एक्रेडिटेड और दैट प्लान टू सीक एक्रेडिटेशन EQA इज़ एसेंशियल। सो मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो उन्हें क्या करना चाहिए? हैंडल एंड एनालाइज EQA सैम्पल्स, उनको जो हैंडल आपने प्रॉपर करना है, एनालिसिस प्रॉपर करना है। और ट्रीट द EQA सैम्पल एज द पेशेंट, जैसे आप सैम्पल के पेशेंट के सैम्पल को ट्रीट कर रहे होते हैं उसी तरीके से जो EQA सैम्पल है उनको भी ट्रीट करना है आपने। फिर उनको मॉनिटर और रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो भी डेफिशिएंसीज जो हैं PT रिपोर्ट के बाद आपके सामने हैं उनको करेक्टिव एक्शन करके सही करना है। और फिर जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, आपका रिज़ल्ट अगर बेहतर हो रहे हैं उसको आपने कम्युनिकेट करना है विद ICAS। सो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट शुड लीड टू करेक्टिव एक्शन, क्योंकि EQA प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है तो उसका एंड रिज़ल्ट करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। सो कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पे ये नेम है। CLI है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, CDC है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CAP कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं। सो ये हैं जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं जो कि लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।